नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आशा गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। बजट सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से संसद में शुरू होनी है चर्चा। वसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी। साधु संत और सन्यासियों के साथ ही श्रद्धालु त्रिवेणी में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। तड़के 3 बजे से ही वॉर रूम में डटे रहे सीएम योगी ले रहे हैं पल पल की अपडेट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। अंतिम समय में भाजपा, आप और कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 5 फरवरी को होना है मतदान। और भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन की एल्बम त्रिवेणी ने जीता ग्रैमी पुरस्कार। बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट एल्बम श्रेणी को मिला अवार्ड। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों सदनों की कार्यवाही अभी चल रही है। 1 फरवरी बजट पेश होने के बाद आज से दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होनी है। राज्यसभा में सांसद किरण चौधरी इस पर चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगी और सांसद नीरज शेखर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। वहीं लोकसभा सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे और सांसद रविशंकर प्रसाद प्रस्ताव का समर्थन। इसके साथ ही लोकसभा में गृह मंत्री त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक आणंद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव करता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से सरकार की सहकार से समृद्धि की सोच को पूरा किया जाएगा। लोकसभा में ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की वर्तमान स्थिति पर बयान देंगे। और संसद की कार्यवाही पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे संसद भवन से नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि राष्ट्रपति के जो अभिभाषण है उसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, लेकिन सियासत गर्म है और सदन में हंगामा कर रहा है विपक्ष। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि दोनों ही सदनों में जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है और आप देखें कि शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों में ही सरकार ने कोशिश करी राज्यसभा और लोकसभा को लगातार चलाने की और तमाम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जिन पर जो जवाब हैं वो सत्ता पक्ष के द्वारा जो उनके मंत्री हैं वो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा है वो कर रहा है। आप देखें कि राज्यसभा में भी विपक्ष के कुछ सदस्यों ने वॉकआउट किया है 1 घंटे के लिए और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि कुंभ हादसे पर जो सरकार है वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। जबकि आप देखें कि सत्ता पक्ष के द्वारा स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि वहां पर जो जांच है वो चल रही है पूरे मामले की और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो भी होनी है। 15 घंटे का जो समय है वो तय किया गया है राज्यसभा में और उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा खत्म होगी उसके बाद प्रधानमंत्री उस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उस पर जवाब भी देंगे। लेकिन अभी आप देखें दोनों सदनों में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, लगता नहीं है कि जो विपक्ष है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करवाना चाहता है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति का अपमान किया गया, जिस तरीके के जो शब्द हैं वो प्रयोग किए गए और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग नहीं करने देना चाहते, तो ये स्पष्ट तौर से बताता है कि जो विपक्ष है वो ना तो सदन को चलाने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और ना ही महत्वपूर्ण सवालों को पूछने में। जबकि आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का ये पैसा है जो सदन की कार्रवाई पर खर्च हो रहा है और विपक्ष इस तरह से हंगामा कर रहा है। ये
पूरे देश में गलत एक मैसेज है वो जा रहा है। लेकिन अभी भी आप देखें दोनों ही सदनों में जो हंगामा है वो आंचल लगातार चल रहा है। साफ तौर पे बात ये भी यहाँ पर है कि बजट सत्र अपने आप में बहुत अहम होता है कि तमाम जो आवंटन हैं और जिन बातों को अभिभाषण में रखा गया उसी की एक रूपरेखा हमने आर्थिक सर्वेक्षण में देखी और उसी का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बजट में भी नजर आता है। ऐसे में चर्चा ना होना साफ तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष की बौखलाहट को भी दर्शाता है। देखिए बिल्कुल ये दिखाता है कि जो विपक्ष है वो किस तरह का जो रवैया है वो अपना रहा है। और आप देखें कि पहले भी जिस तरीके से अपमान किया गया, और ये कोई पहली बार नहीं है, राष्ट्रपति महोदया का जो अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, उनके तमाम जो सदस्य हैं, तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिस तरीके की भाषा राष्ट्रपति के खिलाफ उन्होंने प्रयोग किया है वो दिखाता है कि उनकी जो मंशा है वो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस तरह की है। वो लगातार इस तरह के आरोप हैं वो लगाते रहते हैं और उन आरोपों के पीछे कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और इस बार भी वही जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराए जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी उनमें तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने सवाल भी उठा सकते हैं, सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं, तमाम तरह के जो प्रश्न हैं वो भी खड़े कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष चर्चा कराना नहीं चाहता, सिर्फ हंगामा करना चाहता है। और यही कारण है कि राज्यसभा में जो सभापति हैं वो बार बार अपील कर रहे हैं, संवैधानिक जो स्थिति है उसकी बार बार दुहाई दे रहे हैं विपक्ष को कि आप इस तरह की जो व्यवहार है वो ना करें, गलत मैसेज जाता है। देश के तमाम लोग इस समय संसद के दोनों सदनों को देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वही स्थिति लोकसभा में है और वैसी ही स्थिति राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा पेश की जा रही है। और आप देखें कि राज्यसभा में विपक्ष के कुछ जो सदस्य हैं उन्होंने वॉकआउट भी किया है 1 घंटे के लिए। तो ये बताता है कि विपक्ष चर्चा ना तो करने के मूड में, ना करवाने के मूड में, ना ही प्रश्नकाल और शून्यकाल में जो महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस होते हैं, जो तमाम सदस्य अपने सवालों को उठाते हैं, ना उन सवालों को उठाने देना चाहता है विपक्ष। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष का जो रवैया है, विपक्ष का जो बर्ताव है वो समझ से परे है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष कुछ अलग बात करता है और सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है उसमें उसका जो व्यवहार है वो अलग तरीके का होता है। जी, और नीरज, क्योंकि कुंभ के मसले पर सदन से विपक्ष का वॉकआउट है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से लगातार ये साफ कर चुकी है कि वहाँ पर जो इस तरह की स्थितियाँ हैं वो कंट्रोल में है और उसको लेकर जो कुंभ का हादसा हुआ था अभी जांच की जा रही है और वो जांच जारी है। इस पर अगर चर्चा हो तो कुछ तथ्य और निकल कर सामने आएंगे, लेकिन इस तरह वॉकआउट करना सदन की गरिमा के साथ साथ जो एक सांसद का दायित्व है संसद के प्रति उसको भी ठेस पहुंचाता है। देखिए बिल्कुल इस तरह की जो भाषा और जिस तरह का व्यवहार विपक्ष के द्वारा पेश किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखें कि सदन की कार्रवाई जब होती है उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये लाखों करोड़ रुपए उन्हीं लोगों के हैं जो टैक्स पेयर लोग हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है वो अपनी गरिमा को खुद ही गिराने का काम कर रहा है। क्योंकि जो आम जनता है, आम जनता के तमाम सवाल हैं, आम जनता जिन बिलों को पास होते देखना चाहती है, आम जनता चाहती है कि उनके जो सदस्य हैं वो महत्वपूर्ण इश्यूज को वहां पर डिस्कस करें, उनका समाधान निकल सके। लेकिन विपक्ष का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी एक तरीके से दुख पहुंचाने का काम कर रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहते अपने जो सदस्य हैं वो लोकसभा राज्यसभा में हंगामा करें, वो चाहते हैं कि उनके सवालों को उठाया जाए, उनके सवालों का जो जवाब है वो निकलकर सामने आए। लेकिन जो व्यवहार है विपक्ष का वो बताता है कि जिस तरीके की गरिमा उन्होंने गिराने का काम किया है संसद के दोनों सदनों को, वो निश्चित तौर पर उसका जो मैसेज है वो देश में ठीक नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष अपना ही नुकसान कर रहा है इस तरह का हंगामा करके। क्योंकि आप अपनी बात रख सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ हंगामा करना और सवाल ना पूछना और सदन के बाहर ये कहना कि वो चर्चा कराना चाहते, निश्चित तौर पर ये दोहरा रवैया विपक्ष का सामने आ रहा है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और खासतौर से उस जनता के लिए भी ठीक नहीं है जिन्होंने चुनकर अपने सांसदों को यहाँ पर भेजा है अपने सवालों को उठाने के लिए, ना कि हंगामा करने के लिए। चलिए, आप नज़र बना के रखिएगा नीरज। फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, आप देखते रहिए DG न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। चुनाव प्रचार थमने के एक दिन पहले रविवार को सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली के दंगल में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज जनता से वोट की अपील करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज महरौली, नजफगढ़ और जंगपुरा में चुनावी रैलियां करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बुराड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली चुनाव में सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पार्टियों के दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार के अंतिम दिन अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत कई नेता सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज दोपहर में कोटला मुबारकपुर में रोड शो करेंगी और जनता से वोट की अपील। सत्ताधारी आप पार्टी इस बार भी दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने की तैयारी में है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी समेत दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौसम प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण के कारण लोग दिल्ली में रहने से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में शासन व्यवस्था विफल रही है। You are all worried to stay here in Delhi because of weather pollution and also political pollution. Both are dangerous for health. For the last 10 years, Delhi, the governance has totally failed. It is a failed model, I can say. Without creating wealth, what is the right of politicians to distribute wealth? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में नई दिल्ली में विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। ये मतदान का संदेश देती हुई एक अनूठी कार रैली थी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। लोगों को मतदान का संदेश देने और मतदाता जागरूकता के लिए नई दिल्ली में विंटेज ड्राइव फॉर वोटर अवेयरनेस कार रैली का आयोजन किया गया। स्वीप के तहत आयोजित ये विंटेज कार रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर नई दिल्ली के कई इलाकों से गुजरी और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। जो स्वीप प्रोग्राम हमारा होता है उसके तहत हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यंग वोटर्स के लिए स्केटिंग, गाने के थ्रू, PVRs, जितने भी मार्केट एसोसिएशन है उनके साथ मिलके हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस बार जिस तरीके से स्वीप प्रोग्राम हुआ है, वोटर टर्नआउट जरूर बढ़ेगा, लोगों के जो एपैथी जो है वो जरूर कम होगी। इस रैली में विभिन्न मॉडल और कंपनियों के वाहन शामिल थे। कई कारें तो 100 साल से ज्यादा पुरानी थी। रैली में विंटेज मोटरसाइकिल और स्कूटर भी शामिल थे। रैली में झंडे, बैनर के जरिए लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई।
as a part of sweep activity, voter education and electoral participation. And this rally will start from here. And through this rally, we are planning to increase our voter turnout and encourage our voters to come enthusiastically to vote for ensuing Delhi Legislative Assembly election. कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता को लेकर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। कार्यक्रम में शामिल स्वीप आइकॉन ने भी लोगों से विधानसभा चुनाव में जमकर मतदान करने की अपील की। आप सभी के हाथ में है देश को चलाना, तो मैं चाहता हूं आप एक सही चुनाव करें और एक सही वोट डालिए। और मैं भी 5 फरवरी को आ रहा हूं वोट डालने के लिए, तो मैं भी आशा करता हूं आप सभी भी आएंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कोशिश है कि लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े और लोग बढ़ चढ़कर वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो महानगरों में वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं रहा है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और उसके लिए स्वीप प्रोग्राम के तहत तमाम तरह की इस तरह की कवायद की जा रही हैं। कैमरामैन ललित के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनावों पर बात करने के लिए धीरज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, दिल्ली के दांव यानी कि दिल्ली के दंगल की जो लड़ाई है वो अंतिम चरण में है और हम जानते हैं कि परसों दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करेगी और आज चुनावी प्रचार भी थम जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा आंचल, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और शाम के 5 बजे चुनाव प्रचार का ये जो शोर है वो थम जाएगा। और एक जो कोशिश है, आखिरी कोशिश अंतिम दिनों में जो तीनों पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी ये कोशिश है कि किस तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचा जाए। और उसी सिलसिले में अभी हम देखेंगे कि अब से थोड़ी देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जंगपुरा में एक रैली होने वाली है। वैसे उनकी आज 3 रैलियां जो हैं वो प्रस्तावित हैं। उसी तरीके से गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज रैली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो जेपी नड्डा है उनकी भी आज बुरारी में रैली आयोजित है। आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की आज रोड शो और रैलियां हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी आज प्रियंका गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन रोड शो के जरिए जनता के बीच में पहुंच रही हैं। तो ये आखिरी दिन है, शोर थमेगा। अब राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचा जाए, जनता को एक तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, अपने वायदों से उनको लुभाया जाए। और जैसा कि आपने कहा कि 5 तारीख को मतदान होने वाला है और 5 तारीख के मतदान के बाद 8 तारीख को गिनती होगी और उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली के ताज पर इस बार कौन बैठेगा। क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी या बीजेपी जो अपने 70 साल का जो उनका वनवास है, 70 साल का जो उनका सूखा है, उसको तोड़ने में कामयाब होगी। और इसीलिए वार प्रतिवार का जो ये 1 महीने का लगभग 1 महीने का ये जो दौर है वो दौर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। जी आंचल। साथ ही अगर हम धीरज देखें तो इस बार का जो ये चुनावी प्रचार था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हमने पोस्टर वॉर को देखा, डोर टू डोर कैंपेन्स चलाए गए, कई ऐसे जिनके टिकट काटे गए वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भी शामिल हुए। इसका कितना असर आप इन चुनावों पर पड़ते हुए देखेंगे? देखिए, सभी राजनीतिक दलों का अपना अपना तरीका होता है चुनाव प्रचार करने का। सबका अपना अपना एक विजन होता है उस तरीके से। और सभी का आज का जो डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में जो लोग अपने अपने प्रचार करने के अलग अलग तरीकों के लिए एजेंसी को हायर करते हैं और एजेंसियां किस तरीके से उनके चुनाव प्रचार को जनता तक ले जाने में कोशिश करती है, कामयाब होती है, ये हम चुनावी सभा में देख रहे हैं। कहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को खींचने की कोशिश हो रही है, तो कहीं जो नाच गान की जो मंडली होती है, या कहीं हमने झांकियों को भी देखा कि झांकियों के जरिए भी रैलियों में लोगों को बुलाने की कोशिश हुई। कई पार्टियों ने स्टार गायक को भी बुलाया जनता को लुभाने के लिए। ये तो प्रचार का जो अलग अलग जो तरीका होता है, अलग अलग जो संवाद होता है, ताकि जनता के साथ एक तरीके से संवाद को स्थापित किया जाए, जनता को अपनी तरफ खींचा जाए। और कहा जाता है अमूमन कि जिसकी रैलियों में जितनी तादाद, उसके पक्ष में एक तरीके से लोग कहते हैं कि माहौल बनता हुआ चला जाता है। ये तो जो हमारा
जो पुराना जो गौरवशाली हमारा जो लोकतंत्र का इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने चुनाव प्रचार को उधार देती है, अभियान को एक तरीके से जनता के बीच में जाने का एक चलिए परसों तो मतदान ही है और इस बार का जो चुनाव है और परसों मतदान ही है, तो वो देखना है कि जनता किसके हक में अपना फैसला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज उन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं भाजपा सांसद संबित पात्रा की, जिन्होंने पीने के पानी को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला। संबित ने कहा कि दिल्ली के बड़े इलाके में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली की हर विधानसभा में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, उसके लिए आपदा और अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। ये जो जाल बिछा हुआ है, ये जाल माफिया का जाल है। ये अरविंद केजरीवाल जी के यारों के, जो माफिया यार हैं उनके, जिनसे अरविंद केजरीवाल जी डेली करोड़ों रुपए ऐंठते हैं, उनका ये जाल बिछा हुआ है और आप वो जाल देख सकते हैं। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज तक पूरे भारतवर्ष में मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है कि पानी की तारें जा रही हो, पानी बिक रहा हो इस प्रकार से खुलेआम। केजरीवाल जी एक दिन आप कापासेड़ा आइए, बिजवासन के कापासेड़ा में एक दिन आइए और आपके आंखों के सामने ये देखिए, आपके माफिया ने, आपने कहा था कि टैंकर माफिया समाप्त करेंगे, ये है टैंकर माफिया का जाल। ये टैंकर माफिया का जाल है जो आप देख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर उन पर भी निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, हर प्रकार से दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है, जहां उन्होंने अपनी पोल खोल कर दी और अपने इरादे भी दिल्ली वालों के सामने रख दिए। और अब बात महाकुंभ और तीसरे अमृत स्नान से जुड़ी हुई। तो तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का वसंत पंचमी पर आयोजित तीसरा अमृत स्नान सुबह से जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक तरीके से भव्य रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ तड़के 4 बजे ध्वज पताकाएं बैंड बाजे के साथ स्नान करने के लिए निकले। इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान की शुरुआत की। विभिन्न अखाड़ों का ये अमृत स्नान आज दोपहर 4 बजे तक चलेगा। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुआ था, वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ था। तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने नए सिरे से कार्य योजना लागू की। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को वीआईपी वर्जित क्षेत्र बनाया गया। भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए ताकि वो आसानी से पवित्र स्नान कर सके। वहीं मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा लोगों की भारी संख्या को कंट्रोल करने के लिए शहर में 88 होल्डिंग एरिया बनाए गए। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए भी सभी रास्तों और घाटों पर साइनेज लगवाए गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा प्रबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए।
वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बसंत पंचमी के अमृत स्नान का लगातार अपडेट ले रहे हैं और आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट या फिर चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किया। चंद्रिका ने अपने सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाल्टर केलरमैन और जापानी सेलो वादक इरो मात्सुमोतो के साथ ये पुरस्कार जीता। रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा आयोजित सबसे बड़े संगीत पुरस्कार समारोह का ये 67वां संस्करण रविवार को लॉस एंजलिस के crypto.com अरीना में आयोजित किया गया। टंडन ने पहले समकालीन विश्व संगीत कैटेगरी में सोल कॉल के लिए 2011 के नामांकन के बाद ग्रैमी जीता था। पेप्सिको की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूई की ये बड़ी बहन है चंद्रिका टंडन। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।